तो चलिए हम अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं कि दिल्ली में विद्रोह। अब हमने मेरठ में विद्रोह देख लिया था और मेरठ से यह विद्रोह धीरे-धीरे दिल्ली चलने लगे। मेरठ में जितने भी सिपाही व गण वहाँ पे विद्रोह किए थे, वे अब दिल्ली में विद्रोह करने के लिए चल गए। अब विद्रोह में दिल्ली में यह पता चला कि मेरठ से सिपाही दिल्ली आ रहे हैं विद्रोह करने के, तो वहाँ के जनता, वहाँ के सिपाहियों ने भी दिल्ली पर धावा बोल दिया। अब मेरठ से दिल्ली जाते समय रास्ते में जितने भी अंग्रेज सिपाही हमारे भारत देश के विद्रोहियों को मिला, उन्होंने क्या किया, उनका सबका खात्मा करते हुए उन्होंने दिल्ली चले गए। जब उन्होंने दिल्ली गया तो उन्होंने सबसे पहले लाल किले पर धावा बोला। लाल किले पर धावा क्यों बोला गया? क्योंकि अंग्रेज सिपाही उन्हें बहादुर जाफर से मिलने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देते थे। जब बहादुर शाह से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दिया तो विद्रोहियों ने लाल किले पर हमला किया और जबरदस्ती उन्होंने लाल किले पर प्रवेश किया। जब उन्होंने लाल किला पर प्रवेश किया तो बहादुर शाह जाफर के जगह जाकर वहां उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने आग्रह यह किया कि इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उन्हें नेता घोषित किया। घोषित मतलब चुन रहे थे। तब उन्होंने इस विद्रोह को के नेता बनने के लिए कुछ समय के लिए तो इनकार कर दिया। उन्होंने काफ़ी देर तक सोचने के बाद यह अपना फैसला अंतिम फैसला बोला कि ठीक है, मैं इस विद्रोह का नेतृत्व करूँगा। तब उन्होंने इस 83 वर्ष में उन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने मान गए। तब यह खबर बहादुर शाह मतलब इस क्रांति का विद्रोह करने का जो खबर है वह पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब पूरे भारतवर्ष में फैलने के पश्चात जहां-जहां से सिपाहियों ने विद्रोह कर रहे थे जैसे कि शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, अवध, दिल्ली, यहाँ के सैनिकों के अंदर आग पनपने लगी और उन्होंने विद्रोह में पूरा जोश-शोश से उन्होंने इस विद्रोह में सम्मिलित होने लगे। जब इस विद्रोह में उन्होंने सम्मिलित होने लगे तब उन्होंने बहादुर जाफर इस क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे तो 1857 की क्रांति के एक अलग ही मान्यता मिली। क्यों? क्योंकि वह मुगल सम्राट थे। सम्राट इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जब दिल्ली में यह विद्रोह चलती गई तब उन्होंने एक घोषणा पत्र में लिखा कि अब हम अपने मुस्लिम और हिंदू भाइयों के लिए विद्रोह नहीं करेंगे, हम अपने देश के धर्म को बचाने के लिए हम विद्रोह कर रहे हैं। तब उस समय 1857 की जो लॉर्ड जनरल जो थे वह थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने एक घोषणा पत्र में जारी लेटर जारी की और कहा कि हम आप सभी के जाति और धर्म को नहीं तोड़ रहे हैं। आप चाहे तो यह कारतूसों का प्रयोग करके देख सकते हैं। आप जिस कंपनी का नमक खाए हैं उससे बगावत करना पाप है। लेकिन विद्रोहियों ने इसकी एक बात भी ना सुनी और यह घोषणा पत्र बहादुर शाह जाफर के नाम से यह लिखा गया कि हम अपने देश के लिए और धर्म के लिए लड़ेंगे। तब लॉर्ड कैनिंग ने मजबूरन होकर उन्होंने देसी रियासत जिसे पंजाब कहते हैं, पहले वह देसी रियासत कहा जाता था जब अंग्रेज उन पर शासन करते थे पंजाब पर तो वह देसी रियासत कहा जाता था जहाँ-जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाता था। तो पंजाब से कुछ अंग्रेज सैनिक बुलाए गए और इस विद्रोह का उन्होंने क्रूरतापूर्वक दमन किया। कुछ समय के लिए तो दिल्ली हम लोग के नियंत्रण में आ गए थे भारतीय सैनिक के, लेकिन वह पुनः फिर से अंग्रेजों के नियंत्रण में चल गया। जब दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण में चल गया तो हुमायूं के मकबरा के पास बहादुर शाह को पकड़ लिया गया और उनकी आंखों के सामने उनके बेटे, उनके पुत्र को गोली मार के हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद बहादुर शाह को रंगून जेल भेजा गया जो कि म्यांमार में स्थित है और सन 1962 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने एक अंतिम शब्द कही कि मुझे तो अपने मुल्क की 4 फीट की कपड़े भी नसीब नहीं हुई। तो यह होती है अपने मुल्क से बगावत करने क्योंकि तो वे आए थे कहाँ से? तो अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आए थे। साल तो यही थे हमारे दिल्ली का विद्रोह। अब दिल्ली के विद्रोह हुआ, उसके बाद एक संधि अब हम देखेंगे कि सेकंड टॉपिक रहेगा हम सहायक संधि को देख लेते हैं नहीं सॉरी पहले हम कानपुर का विद्रोह देख रहे थे अब चलते हैं हम कानपुर का विद्रोह किस तरह से हुआ तो कानपुर का जो विद्रोह हुआ तो उसे एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता था क्योंकि यह सारे महानतम क्रांतिकारी कानपुर में ही जन्म लिए थे 1840 तक में उन्होंने
वहाँ पे खेला कूदा और वही सपने भी नहीं सोचे थे कि उन्हें 1857 की क्रांति में वह भागीदारी बनना है। जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने कानपुर से ही विद्रोह प्रारंभ किया था। वे एक साथ घुड़सवार, सत्र संचालन ये सारी चीज सीखे। लेकिन हुआ क्या? बाजीराव द्वितीय। अब इस घटना में आती है कानपुर में विद्रोह होने का प्रमुख कारण कहाँ से उत्पन्न होता है वो देखिए। तो बाजीराव द्वितीय जो कि अंतिम पेशवा माने जाते हैं, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा उन्हें यह कह दिया गया कि आप अपने मनपसंद की जगह रहने के लिए चुन लीजिए और उन्हें 8 लाख वेतन दे दी गई। तब बाजीराव द्वितीय ने अपने मनपसंद जगह रहने की उन्होंने निश्चित कर लिया। लेकिन हुआ क्या? बाजीराव द्वितीय ने 11 शादी की थी। 11 शादी में एक शादी से भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक बेटे गोद लेना पड़ा। अब जब वह बेटे गोद लिए तो उनका नाम उन्होंने ढूंढीराज रखा। नाना साहब का बचपन का नाम क्या था? ढूंढीराज था। तो उन्होंने ढूंढीराज अपने बेटे का नाम रखा जिसे नाना साहब के नाम से जानते हैं। तब वह आगे चलकर जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो अब उनके पिता के अधिकार उनके बेटे को मिलना चाहिए। तो उनके बेटे को ना देकर अंग्रेज अधिकारी ने ढूंढीराज अर्थात नाना साहब की पेंशन में रोकथाम लगा दी। जब रोकथाम लगा दी तो नाना साहब ने यह विद्रोह करने लगे कि मैं उनके पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र हूँ, लेकिन उनका मैं पुत्र ही तो हूँ, तो मुझे क्यों नहीं यह अधिकार दिया जा रहा है? इसके लिए अपने अधिकार के लिए नाना साहब ने यह विद्रोह को संचालित किया और वहां के कानपुर के जो जनता थे उनसे काफी थे दुखी रहते थे, जिस कारण से उन्होंने नाना साहब ने कानपुर से यह विद्रोह को चालू कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं हम सहायक संधि। जब सहायक संधि क्या होती है तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने 1798 में एक सहायक संधि लागू कर दी। सहायक संधि कुछ नहीं है, यह एक प्रकार की व्यवस्था थी जो अंग्रेज के द्वारा लागू की गई थी, डलहौजी के द्वारा, जिसमें अंग्रेज के निम्नलिखित कुछ आदेशों का पालन करना होता था। जैसे कि अगर कोई भारतीय टुकड़ी या रेजिमेंट अंग्रेज सैन्य पक्ष में रह गए तो उन्हें दूसरे युद्ध में भाग लेने से उन्हें अनुमति नहीं थी। जब तक वे अंग्रेज से अनुमति नहीं लेते तब तक वे दूसरे युद्ध में प्रतिभागी नहीं बन सकते थे और ना ही किसी भारत के किसी शासक से वे अपने सहायक संधि कर सकते हैं। हाँ, अगर उन पर किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी आक्रमण किए जाते हैं तो उनकी रक्षा करने का जिम्मेवारी अंग्रेजों के होती थी। अब यही सहायक संधि, अब देखिए सहायक संधि से ही अवध में विद्रोह के जुड़ा है। अब यही सहायक संधि 1801 ईस्वी में अवध में थोप दी गई। अब अवध के जो नवाब थे वह पूर्ण रूप से अंग्रेज पर अधिकार हो गए। अब सहायक संधि की शर्त के कारण जो अवध के जो नवाब थे उनकी सैन्य संगठन खोते चले गए। अब अंग्रेजों का जो अवध में रुचि और बढ़ती चली गई। अब रुचि क्यों बढ़ते चलेगी अंग्रेजों का अवध में, तो यहाँ जानिए। क्योंकि अवध में लगता था अंग्रेजों की कपास और नील की खेती काफी अच्छी होती थी, इस कारण से वह उनकी रुचि अवध में बढ़ते चली गई। अब नवाब की इधर तो सैन्य शक्ति खत्म होने लगी। अब पूर्ण रूप से वे खत्म हो गए उनकी सैन्य शक्ति। लेकिन इस विद्रोह अवध में अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करने का यह विद्रोह के कारण वहां की जो जनता, वहां के किसान, वहां के राजकुमार इतने गुस्सा हो गए थे कि अवध को उत्तर भारत के शान कहे जाने लगे। जब अवध के एक नवाब वाहिद अली शाह, कौन थे? वाहिद अली शाह को उन्हें अवध के नवाब की गद्दी से उन्हें हटा दिया गया कि आप अच्छे शासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हटा दिया जा रहा है। तो उन्हें हटा दिया गया। फिर जब अवध को कोलकाता मतलब अवध के नवाब वाहिद अली शाह को कोलकाता से निष्कासित कर दिया गया तो उनके अनुयायी अवध से लेकर कहां तक? लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ तक उनके अनुयायी उनके पीछे पीछे रोते रोते चले गए। तो यह कारण थी कि जब अब यही कारण थी कि अवध में एक विद्रोह चालू हो गया। अब अवध के दरबार में जो अंग्रेज अधिकारी सांस्कृतिक कार्य कर रहे थे जैसे नृत्य, नाच गान, ये सारे कार्य करते थे, उनकी रोजी रोटी भी चली गई, वहां के जनताओं के रोजगार भी चले गए, जिस कारण से उन्होंने इस विद्रोह में प्रतिभागी बनने के लिए अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से हम अवध में विद्रोह देखते हैं कि अवध में विद्रोह किस तरह से। अब वहां के जो तालुकदार थे उनके बड़े तालुकदार के 12,000 सैनिक होते थे, छोटे तालुकदारों का 200 सैनिक होती थी। अब इस अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण
वहाँ की जो जनता थी, वहाँ आम किसान, राजकुमार, तालुकदार, जमींदार सभी को जोड़ दिया अंग्रेजों का अत्याचार ने। और उन्होंने क्या अधिकार थे विद्रोह करना चालू कर दिया। लेकिन तालुकदारों के पास 67% गांवों पर अधिकार तालुकदारों की होती थी, जो कि घटकर 38% हो गई। क्यों? क्योंकि एक मुश्त बंदोबस्त लागू की कर दी गई थी। अब समझते हैं कि एक मुश्त बंदोबस्त क्या है, जिसमें लास्ट टॉपिक है एक मुश्त बंदोबस्त, इसी से जुड़ा हुआ है। तो एक मुश्त बंदोबस्त हुआ था जितने भी तालुकदार के द्वारा आम किसान जनता या उनके द्वारा उनकी जमीनों को धोखेधड़ी से हड़प कर ली गई थी। तो वह इस बंदोबस्त के तहत अंग्रेज अधिकारी जो थे उन जमीनों को अपने नियंत्रण में कर लेते थे और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। किन्हें? तो तालुकदारों को। अब इस जमीन पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था और उस जमीन को उसी को दे दिया जाता था जो कि इस जमीन के पहले असली हकदार होते थे। उन्हें दे दिया जाता था। क्यों दे दिया जाता था? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी को पहले 30% कर की प्राप्ति होती थी, वहीं उस स्थान पर उन्हें 70% कर की प्राप्ति होने लगी। लेकिन तालुकदारों ने हार नहीं मानी। अब तो लखनऊ भेज दिया गया किसे? वाहिद अली शाह। अब वाहिद अली शाह की एक पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल के पास तालुकदार जाते हैं। कौन जाते हैं? तालुकदार जाते हैं और उनको अपनी घटना बताते हैं, जिस कारण से उनका बेगम हजरत महल को वे इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं और उनके साथ देने के लिए तालुकदारों ने राजी हुई। तो हजरत महल ने लखनऊ और अवध से 1857 की क्रांति का उन्होंने नेतृत्व किया। जब उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध और लखनऊ से करने लगे तो उनकी हार हो गई। फिर भी वहां के जो तालुकदार थे उनके साथ नहीं छोड़े। तो हमारी थी एक मस्त बंदोबस्त। अब इस चैप्टर का जो हमारा अंतिम टॉपिक होगी वह होगी रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ था। वो 1828 ईस्वी में और मृत्यु 1900 नहीं, और मृत्यु 1858 ईस्वी में हुआ था। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दी। 58 ईस्वी में हुआ था। जस्ट एक साल क्रांति हुई उसके बाद ही 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। इनकी माता और पिता का नाम तो मोरोपंत था, माता का नाम भगीरथी बाई और इनके जो शादी कर दी गई थी वह एक राज्य घराने के किससे कर दी गई थी? तो वह कर दी गई थी गंगाधर राव से इनकी विवाह कर दी गई थी। जब इनकी विवाह हो गई तो इनके एक पुत्र हुआ जिसे दामोदर राव के नाम से जानते हैं। जब इनके पुत्र दामोदर राव हुए तो इनकी पुत्र की मृत्यु अल्पवायु में ही हो गई, जिनके कारण इन्हें अपना एक एक पुत्र गोद लेने लगा। पुत्र गोद लिए जिसे हम आनंद राव के नाम से जानते हैं। बाद में उन्हीं पुत्र का नाम यह रखकर दामोदर राव रख दिए अपने पुत्र के नाम पर ही। उनकी पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और यह झांसी से विद्रोह करने के महत्वपूर्ण रानी लक्ष्मीबाई को माना जाता है। तो इस चैप्टर का करते हैं दी एंड। अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।